हम आप एक साधारण परिवार से आते हैं। आपको मालूम होगा, हमें मालूम है कि हमारे माँ बाप किस तरह से जमीन गिरवी रख के, पैसे ब्याज पे लेकर के, गहने बेच करके हमें आपको एजुकेशन दिलाते हैं। और बहुत से युवा तो ऐसे हैं जो अपनी हालत खुद देख के आत्महत्या कर ले रहे हैं और वो बाकायदा सुसाइड नोट में लिखते हैं कि मैं ये सुसाइड इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने जो कर्जा लेके मुझे पढ़ाया था, आज मेरा नौकरी नहीं लग पाया, मेरा पेपर लीक हो गया, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। अब देश के युवाओं के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं और जो भी आपके सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जिसके कारण हमें सर मुड़वाना पड़ रहा है, गधे लेके जाने पड़ रहे हैं, रोड पे पुलिस की लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। पूरे देश में नीट को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है। कल यूथ कांग्रेस के हमारे साथ एक नेता हैं जिन्होंने विरोध दर्ज कराने के लिए अपने बाल भी उतरवाए और पूरा देश ने देखा। हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इतना जो आवेश है, इतना जो दर्द है, इतना जो परेशान हो रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं और लगता है कि इस विरोध का कोई असर भी होगा। देश में राहुल गांधी नीट पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, माइक ऑफ कर दिया जा रहा है, संसद से सड़क तक सब लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है। आपके विरोध का कोई असर होगा? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो ताकत होता है वो एक तरह से धरना प्रदर्शन हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कीजिए। तो हमने भी शांतिपूर्ण जो है ना तरीके से अपना सर मुड़वाया और हमने एक संदेश दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए सरकार को, कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, आखिर ये क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। हम आप एक साधारण परिवार से आते हैं। आपको मालूम होगा, हमें मालूम है कि हमारे माँ बाप किस तरह से ज़मीन गिरवी रख के, पैसे ब्याज पे लेकर के, गहने बेच करके हमें आपको एजुकेशन दिलाते हैं। अब दिल्ली जैसी जगहों पे, चाहे अदर जगहों पे कितनी जो है एजुकेशन पे महंगाई बढ़ा दिया गया है। 18% जो जीएसटी है एजुकेशन पर। आप जो पेंसिल 5 रुपये का मिलता था, जो 10 रुपये का मिल रहा है। जो कभी 3 रुपये की जो है ना कॉपी आती थी, आज जो 10 रुपये की हो गई है। तो जिस हिसाब से महंगाई हो गई है और बच्चों को कर्जा लेकर के, ज़मीन बेच करके, सोने चांदी गिरवी रख करके जिस तरह से लोग अपने बच्चों को नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, चाहे शिक्षा विभाग की भर्ती हो, उसमें जो है ना लोग जो है रात दिन मेहनत करके जो है तैयारी करते हैं और पता चलता है कि रातों रात पेपर लीक हो गया। अब बताइए, जो लोग कर्जा लेकर के, ब्याज पे पैसे लेकर के, ज़मीन गिरवी रख करके, इतनी मेहनत से रात दिन पसीना बहा करके, जिनके माँ बाप सपना देखते हैं कि मेरे बच्चे की अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी जगह पे डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सिपाही बनेगा, देश की सेवा करेगा, लेकिन क्या कारण है जो सरकार चंद लोगों की वजह से आज बदनाम हो रही है। हमारा कहने का मतलब है कि वो चंद लोग हैं कौन। सरकार उस पर एक्शन ले और तुरंत एचआरडी जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनते हुए देश के सामने इस्तीफ़ा देना चाहिए कि हमसे एजुकेशन विभाग नहीं संभल रहा है। नीट जैसे एग्ज़ाम जो भारत सरकार कराती है, जब वो लीक हो सकता है, तो जहाँ पे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, 70 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए हैं। बिहार में चले जाइए, सिपाही भर्ती जो है ना परीक्षा था, वो भी जो है ना पेपर लीक हो गया। ऐसे ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं भारतवर्ष में जो पेपर लीक के वजह से युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। और बहुत से युवा तो ऐसे हैं जो अपनी हालत खुद देख के आत्महत्या कर ले रहे हैं और वो बाकायदा सुसाइड नोट में लिखते हैं कि मैं ये सुसाइड इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने जो कर्जा लेके मुझे पढ़ाया था, आज मेरा नौकरी नहीं लग पाया, मेरा पेपर लीक हो गया, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। तो आप समझिए कि लोगों की जानें जा रही हैं, सपने टूट रहे हैं, माँ बाप के जो बच्चे जो होते हैं, जो सहारे, उनका विश्वास टूट रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जनता के विश्वास को हम कैसे हासिल करें। हमारा काम है, हम विपक्ष में हैं, कि हम सरकार को आईना दिखा सकें कि आपको किस तरीके से सरकार चलानी है। और लोकतंत्र में विपक्ष एक ऐसा ताकत होता है जिससे लोकतंत्र आगे बढ़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष में हुआ करते थे तो उनका आज पूरी दुनिया मिसाल देती है कि हाँ, कोई नेता है तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किए हुए काम आज भी लोग याद रखते हैं। तो बहुत से ऐसे नेता हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी हो गई, लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। सब अपने अपने अच्छे काम किए और अच्छे जो है ना डिसीजन लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ इंडिया गठबंधन की तरफ से, और मैं एक छोटा सा कांग्रेस का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ,
मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आप तक अपनी बात रख पाऊँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप देश के युवाओं के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं और जो भी आपके सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जिसके कारण हमें सर मुड़वाना पड़ रहा है, गधे लेके जाने पड़ रहे हैं, रोड पे पुलिस की लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं, आपके खिलाफ हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि आज हमें आपके खिलाफ बोलना पड़ रहा है? इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आपकी सरकार उस चीज़ में कामयाब नहीं हो रही है जिससे युवाओं को रोज़गार मिले, युवाओं का जो फ्यूचर है वो आगे बेहतर बन सके। इसलिए हम आपके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे यही विनती है कि देश के युवाओं के साथ जो आपने वादा किया था उसके साथ आप आगे बढ़ें और देश को आगे ले जाएं। और हमें इसी बात की जो खुशी है कि आप अगर अच्छा करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे बढ़ेगा तो देश का युवा नौजवान भी आगे बढ़ेगा। तो हम ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप देश में, आपको जनता ने मौका दिया है सेवा करने का, हमें जनता ने मौका दिया है कि हम जनता की आवाज़ विपक्ष में रह के उठाएं। तो हमारा काम है जो हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपसे भी विनती है कि आप भी ऐसा काम कीजिए जिससे देश के युवाओं को साथ जो विश्वासघात हो रहा है और जो उनके माँ बाप की उम्मीदें टूट रही हैं और जो युवा हताश होकर के, निराश होकर के अपनी जानें दे रहे हैं, कम से कम उनको ये समय ना आए कि वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। मैं यही सरकार से निवेदन कर रहा हूँ। एक सवाल ये कि जिस तरीके से पूरे नीट में ये मामला आया कि सीटें बेची जा रही हैं, कई लाख रुपए लेने की बातें सामने आई, तो लगता है कि ये शिक्षा का बाजारीकरण या मजबूत जो लोग पैसे से हैं उनके हाथों में शिक्षा देने की बात है, ऐसा लगता है? जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा जो है ना प्रश्न उठाया है। ये जो है ना प्रश्न जो है लोकसभा में उठना चाहिए, क्योंकि आपने जो ज़मीनी मुद्दा उठाया है, क्योंकि साधारण परिवार से आने वाले जो बच्चे हैं उनके पास तो इतना पैसा नहीं है जो वो MBBS जो है ना डॉक्टर बन जाएंगे, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए डोनेशन देंगे और किसी भी बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जो नीट के एग्ज़ाम में जो रात दिन मेहनत करते हैं वो साधारण परिवार के लोग होते हैं, जिनके माँ बाप खेती किसानी करते हैं, गाय भैंस पालते हैं या ज़मीन अपना जो भी अपना कारोबार करते हो, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को दिन रात मेहनत करने के लिए कहते हैं कि बेटा तुम मेहनत करोगे तो हमारे भविष्य, हमारे ज़िंदगी भी जो सुधर जाएगी। तो ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जो पैसे का जो लेन देन होता है एजुकेशन में, ये तो होना नहीं चाहिए। आप समझिए कि शिक्षा का अधिकार हर गरीब से लेकर के अमीर तक को होना चाहिए। आपने जो मुद्दा उठाया है ये मुद्दा तो मैं कहता हूँ कि मानिए नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी उठाएं और मानिए जो है ना देश के प्रधानमंत्री जी इस पे गौर करें कि जो पैसे का जो लेन देन हो रहा है एजुकेशन में, गरीब का बच्चा कैसे DM कलेक्टर बनेगा, कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, कैसे सिपाही बनेगा, कैसे टीचर बनेगा। यानी कि जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले जाएंगे और जो गरीब है चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों वो और जो है गरीब होते जाएंगे। तो ये जो आपने मुद्दा उठाया है कि पैसे से लेन देन से सब ऐसा होता है, ये तो समझिए कि देश को अंधकार में ले जाया जा रहा है और देश में एक तरह से एक लोग बड़े होते चले जाएंगे और एक तरफ 90% लोग छोटे होते जाएंगे, क्योंकि गरीबी जो है ना हर जाति में है, हर धर्म में है, अमीर और गरीब हर जगह मौजूद है। तो इसीलिए गरीबों को आगे कैसे उठाएं, सरकार की पहली जो है ना प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके भविष्य कैसे आगे बढ़े। तो इसके लिए आपको हर चीज़ को बेपर्दा करना होगा, कोई चीज़ जो है पर्दे में नहीं रहनी चाहिए। जैसे कि यह चुनाव होता है तो पता चलता है कि उनको इतना वोट मिला, उनको इतना वोट मिला, उसी तरीके से जो युवा मेहनत करते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, सिपाही भर्ती में, शिक्षा भर्ती में, उनको पता होना चाहिए कि जो हमने लिखा, जो हमने दिया है, कम से कम हमको उसका इनाम सही मिलना चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं और घोटाले जो हो रहे हैं एजुकेशन विभाग में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है कि आप आने वाले समय में अमेरिका से, चाइना से लड़ सकते हैं। अगर आप एजुकेशन में पीछे हो जाएंगे तो आपको 2 मिनट लगेगा, ज़मीन पे गिरा दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। APJ अब्दुल कलाम साहब साधारण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने एजुकेशन ईमानदारी से हासिल की और उस समय की सरकारों ने ईमानदारी से उनकी मदद की, तभी तो वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने और पूरी दुनिया जो है उनको जानती है कि हाँ APJ अब्दुल कलाम भारत के एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हर तरह का हथियार बनाने का काम किया, जिससे आज भारत के सामने कोई भी देश आंख दिखाने का प्रयास नहीं करता है। तो शिक्षा एक ऐसी
हथियार है, अगर इसमें आ गई लेन देन और जो है घुसखोरी, तो समझिए कि देश का भट्ठा बैठ जाएगा और देश फिर से गुलाम हो जाएगा। क्योंकि हम अंग्रेज़ों के पहले इसलिए जो है ना गुलाम हो गए क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं था, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। चंद लोग जो थे जो एजुकेशन प्राप्त करते थे, मुग़लों का शासन था और वो लोग अपने ही लोगों को एजुकेशन देते थे, बाकी किसी को एजुकेशन मिलता ही नहीं था। आज फिर से वही ज़माना आ जाएगा, अंग्रेज़ों का सरकार आ जाएगा और फिर से कोई देश हम पे जो है ना काबिज हो जाएगा और हमें कहेगा कि तुम हमारी गुलामी करो। क्योंकि एजुकेशन को अगर आपने पिंजरे में बंद कर दिया तो एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे देश और दुनिया में हम लड़ाई लड़ सकते हैं। लाठी की लड़ाई आजकल नहीं है, बंदूक की लड़ाई नहीं है, हथियार की लड़ाई नहीं है, कलम की लड़ाई है। अगर आपने उस पर भी अगर जो है ना पहरा लगा दिया और उस पर भी आपने पैसे का मार रख दिया तो देश का गरीब का बच्चा डीएम, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षा, सिपाही, दरोगा कैसे बनेगा। तो यह जो आपने मुद्दा उठाया ये तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि एजुकेशन में लेन देन और घुसखोरी नहीं होना चाहिए। एक सवाल ये कि आपने भी कहा कि विपक्ष में राहुल गांधी को उठाना चाहिए, लेकिन जब राहुल गांधी संसद में भी उठाने की कोशिश करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। जब सड़क से बच्चे बोलते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुए हैं। तो डराने की कोशिश, ना सुनने की कोशिश ये लगातार हो रही है। ऐसे में कैसे रीनीट होगा? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को काबू में करने के लिए हर सरकारें जो हैं लाठीचार्ज करती हैं। हमारी भी जो सरकार में जब रामलीला मैदान में प्रदर्शन हो रहा था तो लाठीचार्ज हुआ था बाबा रामदेव पर। तो लाठी खाने के लिए हम तैयार हैं, सरकार से कहना चाहते हैं। आपके मुकदमे भी हम लेने के लिए तैयार हैं और आपके तरफ से जो माइक बंद किया जा रहा है लोकसभा में वो भी हम सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इतना बर्दाश्त इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपसे यही मांग कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि आप देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उनको उनका हक और उनका अधिकार दीजिए। जो उन्होंने इतनी मेहनत से नीट का परीक्षा दिया उसको कम से कम पर्दा उठाइए और सबको उनका हक अधिकार दीजिए कि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, कलेक्टर बन सके। लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की बातें खुल के आ रही हैं सामने, एक उत्तर प्रदेश के विधायक का वीडियो मैंने देखा आज तक पे स्कूल जो चल रहा था कि वो खुलेआम कह रहे हैं कि आप हमें पैसा लाइए, हम आपका पेपर क्लियर करा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे गुजरात के लोगों का भी नाम सामने आया है जहां से नीट का पेपर का मामला लीक हुआ है। बिहार में भी कई लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनका नाम नीट में आया है कि उन लोग का हाथ है। तो कहीं के भी लोग हों, किसी भी पार्टी के लोग हों, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और सरकार को ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि दोबारा नीट में धांधलेबाजी ना हो। इस तरह का नया कानून बनाई जाए कि अगर कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसको इतने साल की सज़ा होगी और उनको बेल नहीं दिया जाएगा 5 साल तक, तब इस पर लगाम लगेगा। आजकल तो आप जो मर्डर करके जा रहे हैं हाई कोर्ट से आप 3 महीने में बिल लेके आ रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा है और जिसके पास पैसा है महंगा वकील रखिएगा, वो जाएगा और जज के सामने बोलेगा और जज बेल जो है ग्रांटेड कर देगा। तो आप देख रहे हैं ना कि देश का कानून इतना लाचार है और एक तरफ एक निर्दोष आदमी है जिसने कुछ किया नहीं है, उसके पास महंगे वकील रखने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जब उसका बेल जाता है जो है ना जज के टेबल पे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आर्थिक स्थिति से जो है कमज़ोर है। तो आज के समय में न्याय उसी को मिलता है जो धन बल से मजबूत होता है, राजनीति से मजबूत होता है। इसीलिए हम इस सरकार से मांग करते हैं कि आप ऐसा कानून लाइए जो जनता का, सबसे पिछड़े तबके में जो मजदूर है और जो बेचारे आर्थिक स्थिति से तंग आ चुके हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। आज हम आपसे कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट में कितने % लोग आते हैं न्याय के लिए? हमको लगता है कि भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है। हमको लगता है कि 10 लाख भी लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं करते होंगे एक साल में। मुश्किल से जो लोग आते हैं जिनके पास पैसा होता है महंगे महंगे वकील रखने के लिए, वही लोग आ पाते हैं सुप्रीम कोर्ट। अरे लोग सुनिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो वकील नहीं रख पाते, इतने जो है ना गरीब लोग हैं। तो देखिए, हर जगह पर सरकार को सुधार करने की आवश्यकता है। इस चीज़ के लिए हम यही कहेंगे सरकार से कि आप जो भी कानून लाएं ऐसा लाएं जो गरीबों को न्याय मिले। ठीक है, एक सवाल ये कि डॉक्टरी जो पेशा है वो आदमी जो इलाज कराने जाता है वो आंख मूंद के जाता है कि डॉक्टर हैं, भगवान हैं, भगवान के बाद का दर्जा उनको दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अब भ्रष्टाचार नीट में आ रहा है, वही लोग डॉक्टर बनेंगे जिनके पास पैसे होंगे, पढ़ाई हो नहीं हो,
तो ऐसे में आम आदमी और पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था बैठ जाएगा, इसको कैसे देखिए, सबसे पहले जो आपने ये जो सवाल उठाया है ये बहुत अच्छा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे वो अपोलो हो, मेदांता हो, मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटलों में कौन लोग इलाज कराने जा रहे हैं? जो पैसे वाले हैं। गरीब आदमी के तो वहाँ एंट्री भी नहीं है। EWS का बोर्ड लगा होता है, लेकिन वहाँ पे हमारी आपकी सुनवाई नहीं होती है। जिसका पैरवी होता है, जिसके सोर्स होते हैं, उन्हीं के बच्चों का वहाँ इलाज होता है। तो स्वास्थ्य में इतना जो है ना भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार और कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप किसी बड़े डॉक्टर के यहाँ फीस दे के इलाज करा सकते हैं। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, आज भी वही दशा है जो आज से 100 साल पहले था। ना आपको कोई अच्छी दवाई मिलेगी, ना कोई आपको अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। डॉक्टर ऑनलाइन हाजिरी कर देते हैं और हॉस्पिटल में कुत्ते, बिल्ली, भैंस घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ इलाज नहीं है। लेकिन सरकारी डॉक्टर 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में इतना ज़्यादा खामियां हैं कि इसको अगर जो गिनाई जाए तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर एक स्पेशल जो है जांच बैठाई जाए कि जितने भी डॉक्टर हैं वो टाइम टू टाइम जाएं, और जितनी भी उसमें दवाई जाती हैं, क्या वो जो है ना दवाइयाँ उस मरीज को मिल रहा है जो उसमें इलाज कराने आ रहा है, कि उसकी जो दवाइयाँ हैं वो सारा जो है ना ब्लैक में बड़े बड़े मेडिकल स्टोर वालों को बेच दिया जाता है। आप अभी चले जाइए जो है ना सफदरजंग एम्स में इलाज कराने के लिए, आपको वहाँ पे अगर आपका हाथ टूट गया है, इसमें अगर रोड लगवाने हैं तो आपको डॉक्टर जो है कहेगा कि बाहर से रोड खरीद के लाइए तो हम लगाएंगे। क्या सफदरजंग हॉस्पिटल में रोड की व्यवस्था नहीं है? क्या उसमें जो लगते हैं जो ना प्लेट, क्या जो है ना उसकी व्यवस्था नहीं है? लेकिन वो बेचा जाता है ब्लैक में, और वही चीज़ें खरीद के आती हैं और वही चीज़ें आपके हाथ में लगा दी जाती हैं। इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ तो हमें आपको उठाना पड़ेगा। सफदरजंग एम्स कोई ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है इंडिया गेट से। तो जब सरकार के आँख के सामने इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तो दूर की बात तो आप छोड़िए। ये हमारे साथ कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेता थे और ये कह रहे थे कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरीके से नीट में धांधली बढ़ी है, ये बहुत ही खतरनाक है। इन्होंने विरोध में कल अपना सर भी मुंडाया था और हमसे बातचीत कर रहे थे। आप बने रहे महाखबर के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।